हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 3। और जो भारतीय संविधान का भाग संख्या 3 है वो किससे संबंधित है? तो वो है मूल अधिकारों से संबंधित। तो देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है और मूल रूप से हमारे कितने अधिकार थे और वर्तमान में कितने अधिकार बचे हुए हैं। तो देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसे देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं भारतीय संविधान का भाग संख्या 3, यानी जो आज हम लोग पढ़ेंगे तो वो भाग संख्या 3 ही होगी, जिसमें कि भारतीय जो नागरिक हैं और साथ साथ में जो विदेशी नागरिक हैं उनके भी अधिकार दिए गए हैं। तो वही आज हम लोग देखेंगे भाग संख्या 3। और क्या है इसमें? तो इसमें मूल अधिकारों से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं या फिर जो भाग संख्या 3 है, यानी जो संविधान का पार्ट नंबर 3 है, उसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ध्यान रखना है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग नंबर 3 आ जाए फिर भी सही है, या फिर मूल अधिकार आ जाए फिर भी सही है। उनमें से कोई एक आ जाए तो एक सही है, दोनों आ जाए तो दोनों सही है। ठीक है, बात वही है कि पार्ट नंबर 3 बोल ले, और यदि पार्ट नंबर 3 ना बोले तो पार्ट नंबर 3 में किस चीज का वर्णन है? तो वो है हमारे मौलिक अधिकार। तो यहां से देख ले, मूल रूप से यानी जब संविधान बना था तो कुल मिला के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया और अब कुल मिला के हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 बचे हुए हैं। ओके, तो देख लेते हैं वे 6 कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको ये वीडियो और ये सारे जो अधिकार हैं वे समझ में आएंगे। यदि आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो देखते हैं समानता का अधिकार। सबसे जो पहला है वो क्या है? समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद संख्या 18 तक वर्णित है, यानी दिया गया है अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक। फिर है सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद संख्या 23 से 24 तक है। और यहाँ पर क्या है? धार्मिक अधिकार, यानी धर्म से संबंधित धार्मिक अधिकार बोल ले, या फिर धर्म से संबंधित अधिकार बोल ले, या फिर धार्मिक संबंधी अधिकार बोल ले, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है? तो ये है अनुच्छेद संख्या 25 से अनुच्छेद संख्या 28 तक। उसके बाद में कितने हुए हैं अभी? 1 2 3 4 हुए हैं। ये यहाँ पे मूल अधिकार हैं, तो ये 7 है, क्योंकि अभी मैंने बताया है जब मूल अधिकार जब संविधान बनाया गया था तो उसमें मूल अधिकार जो थे वो 7 थे, लेकिन अब 6 हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा? 5वें नंबर का अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों से संबंधित उनकी जो संस्कृति है, शिक्षा से संबंधित उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी अनुच्छेद 29 से 30 तक। फिर उसके बाद में संपत्ति संबंधी अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये किस में है? ये अनुच्छेद 31 में था। मैं क्या कह रहा हूं? ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद संख्या 31 में था, इसका मतलब पहले था जब संविधान निर्मित हुआ था, लेकिन अब ये 31 में नहीं है। इसे हम बाद में बताएंगे कि अब ये किस अनुच्छेद संख्या में है। लेकिन यहाँ पे इतना ही समझिए, ये पहले अनुच्छेद संख्या 31 में था, लेकिन अब 31 में नहीं है, और ना ही ये मूल अधिकार है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये चीज यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, कि
क्योंकि ऐसे जब आप पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। इसका मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जो अधिकार आपको ये दिए गए हैं इतने सारे, मतलब कुल मिला के मूल रूप से तो 7 थे लेकिन अब 7 है नहीं। यदि ये अधिकार है इनका शोषण होता है, मतलब एबॉलिशन होता है इनका, आपके अधिकारों का कोई शोषण करता है, तो फिर ये अनुच्छेद संख्या जो 32 है इसमें कहा गया है यदि इन अधिकारों का शोषण होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर बोल ले अनुच्छेद संख्या 32 को अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। मतलब इसे अनुच्छेद संख्या 32 को अंबेडकर ने क्या कहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा, और किसने कहा है, तो अंबेडकर जी ने। ठीक है, ये नोट कर लेना, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया हुआ है, और कई विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने इसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा ना कह के जो दूसरे भाग हैं या जो दूसरे प्रावधान हैं उन्हें कहा है। लेकिन अंबेडकर जी ने किसे कहा है, तो अंबेडकर जी ने कहा है अनुच्छेद संख्या 32 को। ये अनुच्छेद संख्या ना कहें तो ये कह सकते हैं जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अब देखते हैं 1 by 1। ओके, तो ये तो यहाँ पे एक नोट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या नोट है, ये संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में अनुच्छेद, यहां से देखना, अनुच्छेद 300 के तहत मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए अब 7 से 6 मूल अधिकार रह गए हैं। मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था तो भारतीय जो नागरिक है उन्हें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार का क्या हुआ आखिर में, तो वो मूल अधिकार कौन सा, जो अनुच्छेद संख्या 31 में था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन के तहत कब 1978 में अनुच्छेद संख्या 300 के तहत मूल अधिकार से उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए अब 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। ये चीज आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 लाइन है, लेकिन इस 2 लाइनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन छिपे हुए हैं। कितने क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ये पूछ सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार था तो वो अब मूल अधिकार ना रह के सिर्फ कानूनी अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार रह गया है। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। फिर कब किया गया ऐसा, तो 1978 में किया गया। फिर किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो वो है अनुच्छेद 300 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं यहां से। तो सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 13 को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यदि सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जिससे जो भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर शोषण होता है, तो जो भारतीय न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है, वो उस अधिकार पर अपना विचार व्यक्त कर सकती है। यदि उसे लगता है कि ये यानी जो कानून या विधि सरकार बना रही है इससे नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका शोषण होगा, तो फिर वो अधिकार कानून या विधि जो न्यायपालिका है वो रद्द भी कर सकती है। तो इसी चीज को कहा गया है, क्या कहा गया है, न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा। यानी उस पार्टिकुलर विधि या कानून की वो न्यायिक समीक्षा कर सकती, कौन, न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ से आई होप कि समझ में आया होगा।
क्योंकि न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद संख्या 14 देखते हैं। 14 में क्या है, तो 14 में है विधि के समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भारतीय कानून है वो सभी के लिए बराबर है। भारतीय कानून बोलने या फिर विधि बोलने वो सभी के लिए बराबर है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद को जानना भी जरूरी है। ठीक है, क्या है अपवाद, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं उनके लिए ये चीज लागू नहीं होती है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हें भारतीय जो संविधान है वो विशेषाधिकार देता है। कैसे, यदि आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति है उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई है, तो फिर राष्ट्रपति को ये अधिकार है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति की जो उसे सजा दी गई है या उसे डेथ पेनल्टी दी गई है यानी मृत्यु दंड की सजा दी गई है, तो वो उसे कम कर सकता है या फिर उसे बिल्कुल भी यानी उसकी जो मृत्यु की सजा दी गई है वो बिल्कुल भी माफ कर सकता है। ऐसे ही राज्यपाल मृत्यु की सजा को बिल्कुल माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी सजा को वो कम कर सकता है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, यदि उसे 20 साल की कारावास हुई है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, 20 साल की सजा उसे हुई है तो 20 साल को वो कम ईयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे 10 साल के लिए कर सकता है या फिर 15 साल के लिए कर सकता है, या फिर उसे पूर्ण रूप से रिहा भी कर सकता है 20 साल, लेकिन वो मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये दो अपवाद हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ओके, पसीना बहुत आ रहा है। फिर अनुच्छेद संख्या 15, तो 15 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है धर्म मूल वंश यानी धर्म रिलीजन, मूल वंश और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब ये जो इसमें दिया गया है धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद, युक्त विभेद करना क्या है, प्रतिषेध किया गया है कि इनमें आप विभेद अंतर नहीं करेंगे। ओके, फिर क्या है, फिर अनुच्छेद संख्या 17। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ऊंच नीची है, ऊंच नीच, जाति पाति, और इसका क्या, इसका अंत हो। यानी इस अनुच्छेद को सम्मिलित करने का मतलब यही है कि समानता स्थापित करना। अब देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 19 में क्या है, तो 19 काफी बड़ा है, यहाँ पे छोटा सा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन समझोगे तो पता चलेगा। क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की, यहाँ पे अभिव्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, अभिव्यक्ति। ओके, अभिव्यक्ति कोमा है यहाँ पे, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति आदि की स्वतंत्रता। यानी जो अनुच्छेद संख्या 19 है किस किस की बात करता है, तो वो बात करता है वाक एवं अभिव्यक्ति। इसका मतलब है राइट टू एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को बोलने का अधिकार, या फिर ये बोलने की अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बात को कहीं भी जाके रख सकते हो, लेकिन क्या ऐसी बात हो जिससे समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां ना फैले, मतलब अच्छी बात हो। आप किसी की आलोचना कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिविटी वाली बात जो है ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। जैसे आप मीडिया के सामने जाके आप अपनी राय को व्यक्त कर सकते हो, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है 19 के अंतर्गत। फिर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तो सम्मेलन तो होते ही है, वो हम लोग जानते हैं। संघ बनाने की यानी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की, इस्टेब्लिश करने की, वो भी स्वतंत्रता इसी के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। संचरण करने की स्वतंत्रता, तो संचरण का मतलब क्या है, घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कब, सामान्य परिस्थिति में। असामान्य परिस्थिति में गवर्नमेंट आपको कहीं जाने से रोक भी सकती है। जैसे कि अभी जब कोविड-19 आया था, यानी जब महामारी फैली थी, तो गवर्नमेंट
क्या कर रही थी, रोक रही थी भाई लोगों को जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो रोक भी सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति के लिए ऐसा है। लेकिन वो रोक क्यों रही थी, वो रोक इसीलिए रही थी क्योंकि जो महामारी है वो ना फैले। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये नहीं होगा कि भाई अनुच्छेद 19 है उसका गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है, क्योंकि वो समाज के कल्याण के लिए ही ऐसा कर रही है, इसीलिए 19 का वायलेशन नहीं हो रहा है। ओके, फिर क्या है, संचरण, निवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। कुछ अपवाद इसमें शामिल थे लेकिन अब नहीं है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा, ठीक है, लेकिन अब ये भी नहीं है। फिर वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या है, व्यापार करना, मतलब आप बिजनेस कोई सा भी कर सकते हो। कोई सा बिजनेस का मतलब यहाँ पे ये है जो वैलिड है, मतलब जो कानूनन सही है। ऐसा नहीं है कि जो कानून मना कर रहा है ऐसा व्यापार करने के लिए आप करो कि वही व्यापार करेंगे, तो इसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है, यानी जो वैलिड है उस व्यापार की बात हो रही है। ओके, तो 19 तक हो गए हैं। अब और देख लेते हैं जो भी बचे हुए हैं। कहाँ तक हमें देखना है, तो हमें देखना है 35 तक। ओके, तो अब देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 20। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति है, उस पे किसी ने किसी भी अपराध को लेके कोई आरोप लगा दिया है, तो अब ये उसे अधिकार है कि वो वकील हायर कर सकता है और जो उस पे अपराध या फिर आरोप लगाया गया है वो उसको क्या कर सकता है, मतलब न्यायपालिका में जाके और अपने को दोष रहित साबित कर सकता है। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद संख्या 20 से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद संख्या 21। इसमें क्या क्या है, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत ये भी हैं जैसे स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता। जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उन्हें कैसा वातावरण प्रदान किया जाए, तो वो स्वच्छ वातावरण हो या फिर स्वच्छ पर्यावरण, ये भी कह सकते हैं। फिर गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और उसके बाद में है इच्छा मृत्यु। तो ये भी 21 का भाग है। कौन कौन से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण, गरिमा पूर्ण जीवन और इच्छा मृत्यु। फिर यहाँ पे एक ये 21 है और एक है ये 21A, ठीक है, या फिर इसे 21 का भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ओके, क्या है इसमें अंतर, ये सिर्फ 21 है, ये 21 यानी ये 21 का है, ये इसी के अंतर्गत है, इसका ये सब क्लॉज है 21A, ठीक है, लेकिन 21 से ये 21 से अलग है, तो इसे अलग ध्यान रखना है। क्या है इसमें, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद संख्या 23 में क्या है, बालाश्रम निषेध, यानी जो पूर्ण रूप से अभी जो है नागरिक नहीं हुए हैं या फिर व्यक्ति नहीं हुए, यानी जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो उनसे कार्य को नहीं करवाया जा सकता है, बालाश्रम निषेध। और अनुच्छेद संख्या 24 में क्या है, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो लोग कंपनी वगैरह में काम कर रहे होंगे या जिन्होंने किया होगा, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बालाश्रम निषेध, यानी जिनकी उम्र 18 साल नहीं है तो वे किसी भी कंपनी में कार्य नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद संख्या 24 के तहत। फिर अनुच्छेद 25 यानी 25 क्या है, धर्म मानने व उसे अंतःकरण से अपनाने की स्वतंत्रता, यानी आप यदि भारत के नागरिक हैं तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये उसका अधिकार है। फिर अनुच्छेद संख्या 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं, यदि
उससे संबंधित कोई भी कार्य है तो उसका प्रबंधन आप अपने अनुसार कर सकते हैं, वो भी एक अधिकार है, यानी उसकी भी आपको एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर है 27, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से स्वतंत्रता, यानी जो धार्मिक जो संगठन होते हैं या जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उन पे कर आरोपित नहीं किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कि जो आश्रम होते हैं उनमें जब छापेमारी वगैरह होती तो बहुत ज़्यादा पैसे निकलते हैं। तो उसका कारण क्या है, उस पर क्या है, टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है अनुच्छेद संख्या 27 में। किसी नहीं, माफी चाहूंगा, कहाँ पे है, यह है आपका, हाँ, अनुच्छेद संख्या 27 में ही है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से स्वतंत्रता। ठीक है। फिर क्या है, अनुच्छेद संख्या 28 में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना का अधिकार, यानी आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं उस शिक्षा का प्रसार और प्रचार कर सकते हैं। फिर है धार्मिक उपासना का अधिकार, ये भी इसी में है। फिर है अनुच्छेद 29 यानी 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षा का अधिकार, यानी जो भारत में माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वे अपनी भाषा में वृद्धि के लिए, यानी भाषा को विकसित करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। न कि सिर्फ भाषा बल्कि उनकी संस्कृति और लिपि, यानी तीनों हैं। क्या है 29 में, तो 29 अनुच्छेद संख्या 29 में है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा संबंधी अधिकार। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो जो अल्पसंख्यक समुदाय की जितनी भी कास्ट हैं यानी जातियां हैं उनकी भाषा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है ना, और उनकी जो संस्कृति है उसे प्रमोट करती है, और ये हमारे संविधान में भी प्रावधान किया गया है। फिर क्या है, अनुच्छेद संख्या 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रबंधन संबंधी अधिकार, यानी जो 29-30 है ना, ये किससे संबंधित है, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसमें उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षा संबंधी अधिकार है उन्हें। फिर 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी जो अल्पसंख्यक हैं वे क्या कर सकते हैं, अपनी एक अलग शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं और अपने अनुसार उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंधन संबंधी अधिकार, ये उनका अधिकार है। फिर लास्ट है अनुच्छेद संख्या 32, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है जो हमने अभी अधिकार पढ़ रखे हैं, यदि उनमें से कोई भी अधिकार का वायलेशन होता है यानी अधिकार का शोषण होता है, तो अनुच्छेद संख्या 32 में प्रावधान किया गया है कि वो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकता है और वहाँ पे क्या कर सकता है, जो उच्च न्यायालय है या जो उच्चतम न्यायालय है वो रिट जारी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो अधिकार का उल्लंघन हुआ है वो अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो एक ही वीडियो में मैंने ये सारे कवर किए हुए हैं। आपको करना क्या है, इसे पूरा देखना है, और यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।